बाद हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को डिवाइड किया केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पर, रासायनिक संरचना के आधार पर, और हमने पता किया कि रासायनिक संरचना के बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट मेनली 3 प्रकार के हैं, मोनोसैकेराइड, ऑलिगोसैकेराइड और बेटा एक पॉलीसैकेराइड। जिसमें से मोनोसैकेराइड को हम लोगों ने पढ़ा, ऑलिगोसैकेराइड को पढ़ा और उसके कुछ प्रमुख भागों को पढ़ा। ऑलिगोसैकेराइड में थे तो बहुत सारे, डाइसैकेराइड, ट्राइसैकेराइड, टेट्रा, पेंटासैकेराइड, लेकिन हम लोगों ने इस बात को ध्यान दिया था कि हम लोगों को केवल डाई, ट्राई और टेट्रासैकेराइड ही पढ़ने थे। और इसके बाद हम लोगों ने उसी बेसिस पर कार्बोहाइड्रेट के एक प्रकार को अभी नहीं पढ़ा था, जिसको हम लोग क्या कहते थे, पॉलीसैकेराइड। अच्छा, पॉलीसैकेराइड में हम लोगों ने इस बात को ध्यान भी दिया था कि ये एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट होता है, जब भी हम इसको जल में घोलते हैं हमको 10 मोनोसैकेराइड या 10 से अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। ये कंपाउंड जल में घुला, अपघटित हुआ, कई भागों में टूटा, और कम से कम कितने भागों में टूटा, 10 भागों में, और या इससे भी ज्यादा। मैं तो बताऊं आपको 10 तो एक नॉर्मल संख्या है। कभी कभी ये कंपाउंड जब जल द्वारा अपघटित होकर ब्रेक होता है, कम से कम 1000 भाग तो टूटता ही है, कम से कम 1000 पार्ट में अलग अलग इकाइयां बनाकर तैयार करता है। तो हम लोग इसको सबसे पहले लिखेंगे कि पॉलीसैकेराइड होता क्या है। तो देखो हम इसको लिखने वाले हैं, क्या लिखेंगे कि वे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ, वे कार्बोहाइड्रेट पदार्थ जिन्हें जल द्वारा अपघटित करने पर, जल द्वारा अपघटित करने पर 10 या इससे अधिक, 10 या इससे अधिक मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं। मोनोसैकेराइड प्राप्त होते हैं, और सभी जानते हैं हम उनको कौन सा सैकेराइड कहते हैं, पॉलीसैकेराइड। तो यही लिखेंगे, प्राप्त होते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं, पॉलीसैकेराइड कहलाते हैं। तो ये बेटा हो गया पॉलीसैकेराइड को अगर हम परिभाषित करेंगे इस हिसाब से, उसको लिखेंगे कि जैसे मैंने उसको जल द्वारा अपघटित कराया, इसमें से तो 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड प्राप्त होने लगे, और क्योंकि 10 से ज्यादा मोनोसैकेराइड प्राप्त होने लगे मैं समझ गया पॉलीसैकेराइड है। एग्जाम्पल की बात आएगी तो बेटा इसका एग्जाम्पल मैं यहां लिख दूं। कभी कोई पूछेगा कि पॉलीसैकेराइड का सर एग्जाम्पल बता देते, तो स्टार्च जानते हो ना, आलू पर, गेहूं पर स्टार्च पाया जाता है। खीरे को तुमने देखा है, उसकी 2 सतहों को जब आप रगड़ देते हो काट कर, कुछ झाग जैसा पदार्थ बनता है। ये स्टार्च सेलुलोज ही तो होता है, पॉलीसैकेराइड है एक प्रकार का। सेलुलोज, पौधों का जो तना होता है वो सेलुलोज से ही बना होता है। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ग्लाइकोजन। अगर मैं सेलुलोज के विषय में थोड़ी सी अगर अच्छी बात बताऊं आपको, तो क्योंकि पेड़ पौधों के जो तने होते हैं वो अधिकांशतः सेलुलोज के ही बने पे होते हैं। हालांकि कुछ ऐसे भी पेड़ पौधे हैं जिनके तने सेलुलोज से नहीं बने होते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, जिन पौधों के तने सेलुलोज से नहीं बने होते हैं उन पौधों को आप खा सकते हो। खा कैसे सकते हो, सब्जियों के रूप में यूज कर सकते हो। जैसे पालक, आप इसको सब्जी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो कुछ ऐसी सब्जियां हैं जिनके तने जो होते हैं वो सेलुलोज से नहीं बने होते हैं, हम उनको खा लेते हैं और पचा भी लेते हैं। लेकिन अभी ध्यान देने वाली बात है, जिन
पौधों के तने सेलुलोज से बने होते हैं। बेटा हम उन पौधों को खाकर पचा नहीं सकते, क्योंकि सेलुलोज को पचाने के लिए एक एंजाइम चाहिए, उसका नाम है सेलुलेस। ध्यान रखना, सेलुलोज को कौन पचाएगा? सेलुलेस। वो ह्यूमन बॉडी पर नहीं पाया जाता है, और क्योंकि हमारे पास वो एंजाइम है नहीं, अगर हम किसी सेलुलोज युक्त कार्बोहाइड्रेट वाले पौधे को भोजन के दौरान सब्जियों को खा लेते हैं, फिर वो हम लोग नहीं पचा सकते। तो इनको पचा कौन सकता है? जानवर, क्योंकि उनके अंदर सेलुलेस नामक एंजाइम होता है। और जब भी वे किसी पेड़ पौधे की पत्तियों को खाते हैं तो इसका मतलब है सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट भी उनके अंदर चला गया। फिर क्योंकि उनके पास वो एंजाइम है जिसका नाम सेलुलेस है, उस एंजाइम के कारण वो भोजन को क्या कर सकते हैं? पचा सकते हैं। तो एक थोड़ी सी ये भी बात भी ध्यान रखने वाली है कि सेलुलोज युक्त भोज्य पदार्थों को हम पचा नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास सेलुलेस नाम का एंजाइम अवेलेबल नहीं है। क्योंकि ये एंजाइम जानवरों में अवेलेबल है, वो सेलुलोज युक्त पौधों को, पेड़ को या उनसे बनी पत्तियों को क्या कर सकते हैं? खा भी सकते हैं और पचा भी सकते हैं। तो ये सेलुलोज का थोड़ा सा था, मैंने इसलिए बताया। फिलहाल हम लोग स्टार्च की अगर बात करें तो बेटा स्टार्च का फॉर्मूला होता है C6H10O5 होल N। होल N का मतलब है कार्बन 6, हाइड्रोजन 10 और ऑक्सीजन 5 से बनी हुई ना जाने कितनी कड़ियां एक दूसरे से क्या होगी? जुड़ी होंगी। कितनी जुड़ी होंगी? N। और वैसे मैं बताऊं, नॉर्मली मैं क्या देखता हूं, ज्यादातर हजारों की संख्या में कड़ियां जुड़ी होंगी। अभी सोचो, अगर 1-2 ऑक्सीजन गैस को बनाने में 2 परमाणु लगते हैं, 2 इकाइयां लगी ऑक्सीजन की, हमने O2 लिख दिया। 3 इकाइयां लगती तो O3 लिख देते। लेकिन बेटा अब इसको बनाने में देखो, सोचो ऐसा कहो हो जाए कि 10,516 इकाइयां लगी। अब आप इसके आगे या तो 10,516 लिखो, तो वैज्ञानिकों ने क्या सोचा, हम इतनी इकाइयों को नहीं लिखेंगे, इतनी इकाइयां लिखते लिखते भी हालत खराब हो जाएगी। तो उन्होंने एक नंबर लिख लिया, क्या? N। अब उसने N लिख दिया तो वो हमें 10,516 जो मैं बोल रहा था ये लिखने की जरूरत क्या हो गई? खत्म हो गई। N का मतलब है बहुत सारी कड़ियां एक दूसरे के साथ क्या हुई हैं? जुड़ी हैं। और बेटा हम जब इसका जल अपघटन कराएंगे, ध्यान भी रखना है आपको, NH2O से ही जल अपघटन होगा। कैसे माध्यम में होगा? अम्लीय। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल देते हो रिएक्शन का स्पीड बढ़ जाता है, बस इतनी अच्छाई है। NH2O लेना है, ध्यान रखना इस जगह पे। अभी ध्यान दोगे, इस पे भी N, इस पे भी N, तो दोनों पर N क्या हो सकता है? कॉमन। अगर बेटा दोनों पे N कॉमन हो सकता है, हम चेक करेंगे हमारे पास बचता क्या है। कार्बन बेटा 6 है तो मैंने C6 लिख रखा है। H की बात होगी तो 10 तो यहां था, 2 यहां पे था, H12। और O की बात करोगे 5 and 1 6 होता है। बेटा ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज। इसका मतलब स्टार्च जो है, जो जल द्वारा अपघटित होकर किसका निर्माण करता है? जल। अभी सोचो, आप कहोगे सर जी इसमें तो एक ही मॉलिक्यूल हमको दिख रहा है। नहीं भाई, ये ग्लूकोज एक नहीं बना होगा, और भी ग्लूकोज बना होगा, और भी ग्लूकोज बना होगा, और भी ग्लूकोज बना होगा, बहुत सारा ग्लूकोज बना होगा। पूछेगा कितने अणु बने, तो बताओगे हजारों की संख्या में अणु बने होंगे। तो अभी तुम आप खुद सोचो इस चीज को। अभी मैंने कितने मॉलिक्यूल लिखे? 3, और 3 में ही मेरा इतना बोर्ड भर गया। अगर हम हजारों मॉलिक्यूल लिखने लगेंगे तो हमारा ये बोर्ड भर जाएगा, आपके बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी भर जाएगी शायद हजारों को लिखने में, और टाइम भी बर्बाद होगा। तो हमने उन हजारों की संख्या में ना लिखकर हमने इन सारे C6H5H12O6 को हटा के यहाँ क्या लगा दिया? N। याद होगा, मैथ वगैरह पढ़ते रहते हो, तुम लोगों को बताया जाता है x प्लस x प्लस x डैश 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 n टाइम। फिर सर जी तुमको एक फॉर्मूला बताते हैं कि अगर x 2 बार जुड़ा जाए तो उसको 2x लिख सकते हो, x 3 बार हो तो 3x लिख सकते हो, x 4 टाइम हो 4x लिख सकते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ, कितने टाइम्स लिखे हैं? n टाइम। क्या हो जाएगा? nx। नहीं समझ में आ रहा है ये? तो हमने वैसे बिल्कुल उसी तरह से, क्योंकि ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल बन के तैयार हुए, हमने उसको n लगा के लिख दिया आगे। अब ये तो हो गया कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण। अभी फिर हम लोगों ने कार्बोहाइड्रेट को एक प्रकार से और वर्गीकृत किया। कैसे वर्गीकृत किया? अपचायक गुण के आधार पर। और जब हमने पता किया कि अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार के होते हैं, हमें 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिले, एक अपचायी शर्कराएं और दूसरी अनअपचायी शर्कराएं।
तो उस चीज को भी चेक करेंगे कि अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण कैसे किया गया है। तो मैं लिख रहा आगे कि अपचायक गुण के आधार पर, अपचायक गुण के आधार पर कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण, कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण या कार्बोहाइड्रेटों का वर्गीकरण। वर्गीकरण ये तो हमारा मेन आर्टिकल हो गया। हमसे बोलेगा कि कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करो, लेकिन अपचायक गुण के आधार पर। हम उसको तुरंत बता देंगे कि अपचायक गुण के आधार पर अगर आप कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण करने जाते हो तो आपको कितने प्रकार के कार्बोहाइड्रेट मिलते हैं? 2 प्रकार के। और वे 2 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट कौन कौन से हैं? एक अपचायी शर्करा, और दूसरा अगर बात होगी तो सेकेंड नंबर क्या है, तो हम सेकेंड नंबर उसको बताएंगे अनअपचायी शर्करा, अपचायी शर्करा। अभी इनमें से दोनों को चेक करेंगे कि अपचायी शर्करा किसको कहते हैं। तो बेटा मैंने पहली ही हेडिंग बना रखी है अपचायी शर्करा। अच्छा, अपचायी शर्करा को परिभाषित कैसे करेंगे इसको पहले देखते हैं। देखो, हमारे पास 2 प्रकार के अभिकर्मक पाए जाते हैं। कौन कौन से? इसको आपने पहले भी पढ़ रखा होगा। एक टॉलिन अभिकर्मक और एक फेहलिंग सॉल्यूशन। अभी अपचायी शर्करा और अनअपचायी शर्करा का क्लासिफिकेशन कैसे होगा? हमने क्या किया, हमने टॉलिन अभिकर्मक भर लिया यहां पे टेस्ट ट्यूब पे, और उसके ऊपर से मैंने एक कार्बोहाइड्रेट को इसमें डाला। अगर कार्बोहाइड्रेट टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित कर देता है, रेड्यूस कर देता है, हम समझ गए, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ने टॉलिन अभिकर्मक का क्या करा दिया? अपचयन। ये कार्बोहाइड्रेट एक प्रकार की कैसी शर्करा है? अपचायी शर्करा। अब टॉलिन अभिकर्मक को अगर ना हो आपके पास तो आप उसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हो? फेलिंग सॉल्यूशन। अगर आपने किसी कार्बोहाइड्रेट को फेलिंग सॉल्यूशन पे डाला और उस कार्बोहाइड्रेट ने फेलिंग सॉल्यूशन पर पड़कर फेलिंग सॉल्यूशन का क्या कर दिया? अपचयन कर दिया। किसने अपचयन किया? कार्बोहाइड्रेट ने। किसका किया? फेलिंग सॉल्यूशन का किया। क्योंकि कार्बोहाइड्रेट ने फेलिंग सॉल्यूशन का अपचयन किया, हमने बताया कि यह कार्बोहाइड्रेट कैसी शर्करा है? अपचायी। अभी दिमाग में बस तुरंत एक क्वेश्चन आने लगता है, सर जी जब आप यहां पर टॉलिन अभिकर्मक लोगे, ध्यान रखना मैं टॉलिन अभिकर्मक की भी बात कर रहा हूं, टॉलिन अभिकर्मक लोगे और जब कार्बोहाइड्रेट डालोगे आपको कैसे पता चलेगा कि कार्बोहाइड्रेट ने टॉलिन अभिकर्मक का अपचयन कर दिया है? साधारण सी बात है, रजत दर्पण बन गया तो अपचयन किया है कार्बोहाइड्रेट ने, और रजत दर्पण नहीं बनेगा तो टॉलिन अभिकर्मक ने का अपचयन नहीं हुआ है। अच्छा, फेलिंग सॉल्यूशन पर क्या होगा? अगर फेलिंग सॉल्यूशन पर कार्बोहाइड्रेट डाल दोगे किस कलर का अवक्षेप बनेगा? लाल कलर का अवक्षेप बनेगा। इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट ने फेलिंग सॉल्यूशन का क्या किया है? अपचयन। अगर रेड कलर का प्रेसिपिटेट नहीं मिलता है तो फिर कार्बोहाइड्रेट ने फेलिंग सॉल्यूशन का अपचयन नहीं किया है। अगर अपचयन नहीं करेगा तो हम उसको कौन सी शर्करा बोलेंगे? अनअपचायी शर्करा। डेफिनेशन यहीं से बना सकते हैं। देखो मैं डेफिनेशन क्या बनाता हूं, वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक, बेटा मैं टॉलिन अभिकर्मक को केवल टॉलिन अभिकर्मक या फेहलिंग सॉल्यूशन को विलयन बोल देते हैं, फेहलिंग विलयन का अपचयन कर देते हैं, का अपचयन कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, अपचायी शर्कराएं कहलाती हैं। अपचायी शर्करा कहलाती है या अपचायी शर्करा कहलाते हैं।
इस बात को ध्यान रखना है। अभी मैं रिएक्शन इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि अभी जब हम केमिकल कंपाउंड को पढ़ेंगे तो उसमें हम रिएक्शन को वहां भी पढ़ेंगे, इसलिए हमने केवल आपको डिफिनीशन लिखाई है। हाँ, ये भी पूछ सकता है कभी कभी कि सर इसका कोई एग्जाम्पल तो बता दीजिए, तो इसका एग्जाम्पल हम ग्लूकोज भी बता सकते हैं। ग्लूकोज, बेटा ग्लूकोज भी लिख सकते हो, ग्लूकोज भी लिख सकते हो, दोनों चीजें सेम है। फ्रक्टोज, हाँ गैलेक्टोज, तीनों का फॉर्मूला लगभग सेम, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, स्ट्रक्चर फॉर्मूले तो तीनों के डिफरेंट। तो ये हो गया अपचायी शर्करा। अगर बेटा मैं आगे बात करता हूं अनअपचायी शर्करा को, अनअपचायी शर्करा, तो बेटा अनअपचायी शर्करा का तो डिफिनीशन बिल्कुल आसान है। ये टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन से अभिक्रिया ही नहीं करेंगे, और जब अभिक्रिया नहीं करेंगे तो उनका अपचयन नहीं कर पाएंगे, और अपचयन ना करने पे की दशा में ना तो हमको रजत दर्पण मिलेगा और ना हमें क्यूप्रस ऑक्साइड का लाल अवक्षेप मिलेगा। लेकिन हम उसको लिखते हैं पहले, क्या लिखता है कि वे कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक या फेलिंग विलयन का अपचयन नहीं कर सकती, नहीं कर पाते, अनअपचायी, हाँ अनअपचायी शर्करा कहलाते हैं। अनअपचायी शर्करा कहलाते हैं। बेटा इसका भी एग्जाम्पल पूछेगा तो इसका एग्जाम्पल देखो हम क्या देंगे। अच्छा, इसका एक और चीज तुमको बताएं, इसके एग्जाम्पल देते समय आप पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल लिखो। आप अगर पॉलीसैकेराइड के एग्जाम्पल लिखोगे वो फिर भी बेटर रहेंगे इसमें से। तो पॉलीसैकेराइड के तो मैं एग्जाम्पल मैं पहले भी लिख चुका हूं, स्टार्च, सेलुलोज, और कौन सा लिख सकते हैं, ग्लाइकोजन, जिलेटिन भी लिख सकते हो। तो मैं स्टार्च, जिलेटिन और बेटा सेलुलोज को भी लिख देते हैं। सेलुलोज को लिख देते हैं। तो ये बेटा एग्जाम्पल हो गया, और हमने जितने भी प्रकार के कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत किया जा सकता था, हमने हर एक प्रकार के विधियों से कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत किया और उन्हें पढ़ा। अभी एक और इंपॉर्टेंट वर्क पे चलेंगे हम लोग, क्या चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट का एक जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा था, सामान्य सूत्र। मैं लिख के दिखाऊं सामान्य सूत्र। हम लोग कभी कभी क्या होते हैं, भूल जाते हैं जल्दी से फॉर्मूलों को। याद है ना, ये फॉर्मूला हुआ करता था CxH2O का होल Y। अब मेरे पास दो फॉर्मूले, उनको चेक करेंगे। कैसे बेटा, एक मेरे पास फॉर्मूला है CH3COOH, और एक मेरे पास फॉर्मूला और है बेटा, उसको भी देखेंगे। क्या, मेरे पास फॉर्मूला है C6H12O6। यह जनरल सूत्र है, और हमारे पास ये दो केमिकल मिले। मैं इस केमिकल को पहले लिख के दिखाता हूं बेटा। C6, इसमें से 6 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, H2O का होल 6। अब मैं क्या देखता हूं, ग्लूकोज के फॉर्मूले को बिल्कुल इसके जैसा लिखा जा सकता है। X की जगह पे 6 है और Y की जगह पर भी क्या है, 6। इसका मतलब मैं समझ गया कि ग्लूकोज जो एक फॉर्मूला हमें दिया गया है, ये कार्बोहाइड्रेट है। क्यों, ये कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूले से मैच करता है। लेकिन जस्ट मेरे साइड में एक और भी केमिकल कंपाउंड लिखा है, मैं पहले से बता दूं वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, वो एसिटिक एसिड का फॉर्मूला है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। अभी इसको चेक करेंगे, C2H4, क्यों 4, 3 and 1 4, और O भी कितने हैं,
टू। इसको कैसे लिख सकते हो, C2H2O का होल ट्वाइस। इसको भी तो बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं, जैसा कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मूला वैसे ही हमने इसको भी एक्सप्रेस कर लिया, बना लिया। अब ग्लूकोज के फॉर्मूले को ऐसा बनाया था तो हमने ग्लूकोज को कह दिया था भैया ये क्या है, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन एसिटिक एसिड के फॉर्मूले को भी तो वैसा ही बना लिया, X की जगह पे 2 है और Y की जगह पर भी क्या है 2। तो क्या एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट है? तो हमें पता चला कि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हमने केमिकल रिएक्शन करवाई, हमने एक्सपेरिमेंट को एनालाइज किया और बाद में हमें यह पता चल पाया कि फॉर्मूले के बेसिस पे तो बिल्कुल फॉर्मूला लगभग वैसा ही देखो मिलता है। C की जगह पे C, X की जगह पे 2, H2O की जगह पर तो H2O है, Y की जगह पर कितना है 2। फॉर्मूले को तो फॉलो कर गया, लेकिन बाय एक्सपेरिमेंट हम इस बात को पता कर पाए कि जो एसिटिक एसिड है वो कार्बोहाइड्रेट नहीं है, जबकि ग्लूकोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। तो अब जरूरी क्या है, जरूरी यह है कि हम वो एक्सपेरिमेंट पढ़ें जिससे, क्योंकि फॉर्मूले को देखकर तो अब मुझे विश्वास नहीं होता है। फॉर्मूले को देखते हैं भैया कार्बोहाइड्रेट जैसा बन रहा था, लेकिन कार्बोहाइड्रेट है नहीं। तो हमें वो एक्सपेरिमेंट पता कर लेना चाहिए जिसके थ्रू हम इस बात को पता कर सकें कि दिया गया केमिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है या कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और इस एक्सपेरिमेंट को बेटा बहुत फेमस किया गया, इसका नाम बहुत फेमस है, मॉलिस परीक्षण। अपने यहां इंटरमीडिएट में या अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लेता है कि मॉलिस अभिकर्मक क्या है। आप इससे भी हायर क्लासेस में पढ़ोगे जाके आपको मॉलिस परीक्षण मिलेगा। यह कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण होता है। बायो के बच्चों को कभी कभी दिया जाता है कि बेटा एक काम करो, चेक करो ये कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं केमिकल। तो फिर बायो का बच्चा जो होता है उसको पता होना चाहिए इस बात को कि सर जी कार्बोहाइड्रेट को चेक करने के लिए हमें मॉलिस परीक्षण करना पड़ेगा। तो समझ गए मॉलिस परीक्षण की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि देखने से तो फॉर्मूले पर मुझे डिफरेंस नहीं समझ में आ रहा है, देखने से तो मुझे एसिटिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट लग रहा था। तो बाय एक्सपेरिमेंट हम इस बात को चेक करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की पहचान कैसे की जाए, कौन सा केमिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है और कौन सा केमिकल कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो इस बात को भी लिखते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग हम डालेंगे कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। पहले हम लिखे देते हैं इसको, कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण। अब कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण कैसे लेना है? पदार्थ नहीं लिखते, यौगिक लिख लें। यौगिक का जलीय विलयन प्लस मॉलिस अभिकर्मक प्लस दीवार के सहारे, ऐसा थोड़ा सा और अच्छा लिखते हैं, परख नली की दीवार के सहारे। परख नली की दीवार के सहारे कुछ बूंद H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड को मिलाया, और जब मिलाया तो मिलाने पर हमने इस बात को देखा कि दो द्रवों के मध्य बैंगनी रंग की वलय बनती है, अतः दिया गया यौगिक
कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट। तो देखो मैं एक बार बेटा इसको पढ़ के दिखा देता हूं कि हमने लिखा क्या है। कहता है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण करना है। इस परीक्षण को नाम से याद रखना, इसके परीक्षण का नाम है मॉलिस परीक्षण। मॉलिस परीक्षण। बेटा इसको करना कैसे? कहता है जिस भी कंपाउंड को आपको पता करना है कि ये वाला कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट है कि नहीं, उस कार्बोहाइड्रेट का कैसा विलयन ले लो? जलीय विलयन। जलीय विलयन का मतलब समझते होगे, जल में घोल लो, और जल में घोलने के बाद उसको एक टेस्ट ट्यूब में भर दो, और टेस्ट ट्यूब के बाद आपकी प्रयोगशाला में एक अभिकर्मक होगा, मॉलिस अभिकर्मक। अब बात आएगी सर ये मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है? 2 मिनट बाद देखते हैं इसको मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है। फिर आप उस पर क्या डाल दोगे? मॉलिस अभिकर्मक डालोगे। और जैसे मॉलिस अभिकर्मक डालोगे, इसके बाद परख नली को टेढ़ा कर लेना है और एक किनारे से दीवार के सहारे धीरे धीरे आपको 2-3 बूंदे H2SO4 की क्या कर देनी है? अंदर पहुंचा देनी है। दीवार के सहारे का मतलब डायरेक्ट ऊपर से मत डाल देना, हाँ कि अगर हीट हो गया, उबल गया तो ऊपर आ जाएगा। तो दीवार के सहारे धीरे से इसको अंदर डालते हैं। H2SO4 की 2-3 बूंदे डालोगे। जैसे ही 2-3 बूंदे डालोगे, आप देखोगे आपको 2 लिक्विड दिखने लगेंगे, एक लिक्विड ऊपर और एक लिक्विड नीचे, और बीच में बैंगनी रंग का छल्ला बन के आने लगेगा। क्योंकि टेस्ट ट्यूब कांच की होती है, आपको आसानी से वो बैंगनी रंग का छल्ला दिखेगा। जैसे बैंगनी रंग का वलय बन जाता है, वलय का मतलब छल्ला, आप समझ जाओगे कि हमें जो दिया गया कार्बनिक यौगिक था या दिया गया यौगिक था वो क्या था? कार्बोहाइड्रेट। तो अगर ये वलय बनकर नहीं आती है तो हम समझ जाएंगे कि जो हमको कंपाउंड दिया गया है ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है। हाँ, एक चीज की और बात करेंगे यहां। क्या बात करेंगे कि सर ये मॉलिस अभिकर्मक क्या होता है? बच्चों के दिमाग में आ जाता है, देखो मॉलिस अभिकर्मक बनता कैसे, उस चीज को यहां लिखेंगे। करता है अल्फा नेफ्थॉल का 10% एल्कोहलीय विलयन, एल्कोहलीय विलयन। अब बेटा इसको समझते हैं। कहता है अल्फा नेफ्थॉल का 10% एल्कोहलीय विलयन। मैं इसको देख के ही समझ गया अल्फा नेफ्थॉल को कहां पर घोलना है? एल्कोहल। 10% का मतलब है अगर आप 100 ml सॉल्यूशन बना रहे हो, उसमें 10 ml क्या रखना है? अल्फा नेफ्थॉल, और 90 ml क्या रखना है आपको? एल्कोहल। मतलब 10, अगर आप 100 ml विलयन बना रहे हो 100 ml, तो 10 ml अल्फा नेफ्थॉल को मिलाया और 90 ml किसको मिला दिया? एल्कोहल को मिला दिया। बन गया अभिकर्मक। और इस अभिकर्मक का नाम क्या रखेंगे? मॉलिस अभिकर्मक। तो बेटा एक काम कर लेते हैं, इसको नोट करते हैं। फिर हमारे कोर्स में एक कंपाउंड है फ्रक्टोस और एक कंपाउंड ग्लूकोज है, तो उन कंपाउंड्स को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। जल्दी से इसको नोट करते हैं। बेटा अगला केमिकल कंपाउंड जो हमको पढ़ना है कार्बोहाइड्रेट में से, वो है ग्लूकोज। तकरीबन सभी लोग ग्लूकोज को जानते होंगे। ग्लूकोज क्या है? शरीर को क्या देता है? एनर्जी। और हम लोगों ने लिखा भी था कि कार्बोहाइड्रेट भी शरीर को एनर्जी देता है। अभी चेक करेंगे कार्बोहाइड्रेट में से जो ग्लूकोज है उसको किस किस नाम से जानते हैं। तो बेटा ग्लूकोज का एक और नाम है, इसको बेटा डेक्सट्रोस बोलते हैं। ध्यान रखोगे, ग्लूकोज का एक और नाम है डेक्सट्रोस। ग्लूकोज को हिंदी में भी ग्लूकोज कहते हैं। इसका एक और नाम है द्राक्ष शर्करा, द्राक्ष शर्करा। और बेटा इस द्राक्ष शर्करा का एक और नाम है अंगूर की शर्करा, अंगूर की शर्करा। अभी चेक करेंगे। सबसे पहले तो बात अगर हम करें तो इसका सबसे पहले यही चेक करें कि इतने नाम आखिर आए कहां से। ये ग्लूकोज के पता नहीं कितने कितने नाम देते चले जा रहे हैं, सब पता नहीं, समझ में नहीं आ रहा। तो मैं बात करता हूं सबसे पहले, ग्लूकोज तो जान ही गए, डेक्सट्रोस की बात करते हैं। देखो इस बात को ध्यान रखना है हमेशा अपने दिमाग में कि अगर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को अगर ग्लूकोज के सॉल्यूशन में से गुजारें, ग्लूकोज का सॉल्यूशन भर लिया कांच की एक टी ट्यूब पर और उस पर हमने समतल ध्रुवित प्रकाश को क्या किया? भेजा। समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित किया तो मैंने देखा वो समतल ध्रुवित प्रकाश के कंपनों को
दाईं ओर घुमा देता है। दाईं ओर का मतलब है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है। क्योंकि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा देता है, हमने कहा कि ये ग्लूकोज का जो फॉर्म है, ग्लूकोज के इस रूप को कहा गया डेक्स्ट्रो रूप। क्योंकि ग्लूकोज डेक्स्ट्रो रूप दिखाता है, हमने इसका नाम रख दिया डेक्स्ट्रोस। फिर ध्यान रखना डेक्स्ट्रोस क्यों नाम पड़ा, हम बात करेंगे कि अगर हम ग्लूकोज के सॉल्यूशन पर समतल ध्रुवित प्रकाश को आरोपित करते हैं तो यह समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या कर देता है, घुमा देता है। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बेटा घुमा देता है तो यौगिक का यह रूप कहलाता है डेक्स्ट्रो रूप या डेक्स्ट्रो फॉर्म। क्योंकि यह डेक्स्ट्रो फॉर्म वाला ग्लूकोज है, हमने इसका नाम देखो जोड़ा डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोज। तो डेक्स्ट्रो का डेक्स्ट्रो ले लिया और ग्लूकोज का लास्ट वर्जन ले लिया OSE। डेक्स्ट्रो प्लस ग्लूकोज इज इक्वल टू डेक्स्ट्रोस। अभी एक प्रॉब्लम और आती, देखो सोचने वाली बात है। अगर समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दिया डेक्स्ट्रोस, डेक्स्ट्रो फॉर्म कह दिया। अगर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दे लीवो, फिर उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लीवो। लेकिन डेक्स्ट्रो का मतलब था, हमने उससे बात की। अभी आगे कहते हैं अंगूर की शर्करा, क्योंकि अंगूर एक ऐसा फल है, पका हुआ अंगूर, इसमें से भी ध्यान देने वाली बात है। पका हुआ अंगूर 20 से 30% तक ग्लूकोज अपने अंदर कंटेन करके रखता है। समझते हो 20 से 30% का मतलब? एक पके हुए अंगूर में अगर मैं उसके इंग्रेडिएंट को निकालता हूं तो 20 से 30% उसमें केवल क्या है, ग्लूकोज है। और यह किसी फल में पाई जाने वाली ग्लूकोज की सबसे अधिकतम मात्रा है। अन्य किसी भी फल में ग्लूकोज की इतनी मात्रा पाई नहीं जाती है। क्योंकि 20 से 30% पाया जाता है, हमने इसका नाम क्या रखा, अंगूर की शर्करा। क्योंकि अंगूर में ग्लूकोज सबसे ज्यादा अमाउंट में होता है, इससे ज्यादा ग्लूकोज किसी फल में नहीं पाया जाता। हालांकि अन्य फलों में भी पाया जाता है, किसमें, आम में। अंगूर का नाम हो ही गया, आम, केला, मतलब मीठे फलों में यह पाया जाता है। अभी आगे चेक करेंगे कि अन्य के कहां पर, हाँ, द्राक्ष शर्करा। बेटा अंगूर को ही द्राक्ष बोलते हैं। क्योंकि अंगूर को ही द्राक्ष बोलते हैं तो इसका दूसरी लैंग्वेज पे अगर ध्यान दिया जाए तो इसका द्राक्ष शर्करा। अपने भारत में भी बेटा कई लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं, तरह तरह की। अपने यहाँ तो बड़े जुगाड़ वाली लैंग्वेज चलती है उधर। जब भी किसी चीज का नाम समझ में ना आया, एक अलग से अपने मन से नाम बना दिया, उसका दे दिया। जैसे किसी व्यक्ति को ज्यादा लंबी लंबी बातें करने लगा, उसका नाम बांधू रख दिया, नहीं होता है। कोई आदमी का कलर थोड़ा सा फेयर हो गया, गोरेलाल नाम हो गया उसका। इधर तो अपने नाम, अपने हिसाब से, मतलब से नाम बना लेते हैं तुरंत। हम लोगों ने भी देखा कि अंगूर से प्राप्त हुआ, इसकी शर्करा का नाम क्या रख दिया, अंगूर की शर्करा। और अंगूर का बेटा एक नाम और है द्राक्ष। हालांकि ये जुगाड़ से बनाया गया नाम नहीं है, इसलिए इसका नाम द्राक्ष शर्करा भी है। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़े कि ये अंगूर का सोर्स क्या, मैं बताना भूल गया यार आप लोगों को एक बात, कि ह्यूमन ब्लड में भी 0.3% ग्लूकोज अवेलेबल रहता है। क्योंकि आप शक्कर जब भी खाते हो, शक्कर की चीजें जब भी पीते हो, वो शरीर में, बॉडी में पहुंचता है, उसका जलक बटन होता है, वो बनता क्या है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो ह्यूमन बॉडी के ब्लड में भी 0.3%, इस बात को ध्यान रखने वाली बात है, 0.3% क्या रहता है, ग्लूकोज। और बेटा अगर 0.3% से ग्लूकोज की अमाउंट ज्यादा हो जाए ब्लड में, हम कहते हैं इसको मधुमेह रोग हो गया है, जिसको डायबिटीज या शुगर भी कहते हैं। तो एक नॉर्मल जो आदमी होता है उसके ब्लड में कितने परसेंट ग्लूकोज होता है, 0.3%। इससे एबव रहा, ज्यादा रहा, वो प्रॉब्लम करता है, फिर वो बीमारी उसको कहते हैं। तो मैं सबसे पहले लिखूंगा कि ये सोर्स क्या है, ये कहां कहां पाया जाता है। तो हम सबसे पहले हेडिंग लिखेंगे कि स्रोत क्या है। लिखेंगे ग्लूकोज या ग्लूकोज आम, केला तथा अंगूर में पाया जाता है। अंगूर में पाया जाता है क्योंकि अंगूर में इसकी मात्रा, क्योंकि अंगूर में
इसकी मात्रा 20% से 30%, ऐसा लिख लेते हैं, होती है, अतः इसे अंगूर की शर्करा, अतः इसे अंगूर की शर्करा, ब्रैकेट के अंदर मैं लिखे देता हूं द्राक्ष शर्करा, द्राक्ष शर्करा भी कहते हैं, कहते हैं मानव शरीर में रक्त में इसकी मात्रा, मानव शरीर में रक्त में इसकी मात्रा लगभग 0.3%, लगभग 0.3% होती है। इसको ब्रैकेट के अंदर कर लेते हैं, पॉइंट 3% होती है, लगभग 0.3% होती है। बेटा ये तो सोर्स हो गया कि अगर हमसे पूछेगा कि ग्लूकोज का सोर्स क्या है, कहां से मेनली मिलती है, तो हम उसको ये बातें बताएंगे। अभी आगे चलेंगे। सबसे पहली चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पढ़ना है। आखिर ग्लूकोज में कार्बन 6 होते हैं, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन 6 है, ये इनकी अरेंजमेंट क्या है? तो बेटा अरेंजमेंट को बोलते हैं संरचना। तो हम यहां संरचना पढ़ेंगे इसकी। बेटा संरचना जब भी समझ में ना आए तो हमको तुरंत बताना, क्योंकि बेटा ज्यादातर जो रिएक्शन होती है हम तो संरचना पर ही कराते हैं, क्योंकि स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर रिएक्शन को समझाना बेटा आसान हो जाता है बच्चों को, और उनके लिए समझना आसान हो जाता है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले पर भी हम करा सकते हैं, लेकिन हम ये ज्यादा प्रेफर करते हैं आपके लिए कि आप स्ट्रक्चर फॉर्मूले पर रिएक्शन को समझो। तो स्ट्रक्चर चेक करते हैं क्या है। बेटा ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं। देखो सबसे पहली बात CHO, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, सिंगल बॉन्ड CHOH, फिर से एक बार सिंगल बॉन्ड CHOH, बेटा लास्ट टाइम CH2OH। कार्बन कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है। अब ग्लूकोज के फॉर्मूले को लिख कैसे कैसे सकते हैं? अगर मैं इन सभी CHOH को अगर मैं अलग अलग बॉन्ड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश करूं तो फॉर्मूला कैसे बनेगा इसको भी देखेंगे। यहां बेटा C लिखा, H और O कनेक्ट है तो बेटा H बॉन्ड सिंगल से कनेक्ट होगा और O कौन से बॉन्ड से कनेक्ट होगा? डबल बॉन्ड से। फिर C पर OH कनेक्ट होगा और इधर क्या कनेक्ट होगा? H। आप C इधर OH कर सकते हैं, इधर H कर सकते हैं, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है उससे। फिर C H कर दिया, OH कर दिया, फिर C OH कर दिया, इधर H कर दिया। अभी कितने कार्बन हो गए? 1 2 3 4 5, और बेटा लास्ट में CH2OH को भी तो दिखाना है। CH2 लिखा है क्या? H, ये तो CH2 हो गया, और लास्ट में इसको क्या लिख दिया? OH। अगर हम इसी चीज को फॉर्मूले को और भी, ये सबसे बड़ा फॉर्म, क्योंकि हर एक एटम के लिए अपना उसका अलग बॉन्ड दिखाया गया, इनमें से केवल कार्बन के बीच का बॉन्ड दिखाया गया। अभी इसी फॉर्मूले को अगर अगले क्रम में लेके चलें और भी छोटा बनाने की कोशिश करें, आप ध्यान देना बेटा, यहां से लेकर यहां तक के कार्बन आप स्ट्रक्चर में देख रहे होगे सब सेम वैलेंसी और सेम एटम से जुड़े हैं। कैसे? ऊपर वाला तो बेटा अलग है CHO, ये भी CHOH, ये भी CHOH सबसे जुड़ा है। तो हम इन 4 कार्बन पे, क्योंकि CHOH है, हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं CHOH का होल 4। नहीं लिख सकते, सभी CHOH ही संरचना थी। अच्छा लास्ट वाले को कोई नहीं लिखा, CH2OH था वो, तो लास्ट वाले को भैया यहां पर रिप्रेजेंट करेंगे CH2OH। तो बेटा ग्लूकोज के अगर मैं फॉर्मूले को चेक करूं तो हम फॉर्मूले पर इस बात को पाते हैं कि हम इसके फॉर्मूले को 3 प्रकार से लिख सकते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि हम संरचना को लिख रहे हैं,
स्ट्रक्चर से जुड़ी हुई कुछ विशेष बातें भी बताई जाएंगी, उसको भी हम तैयार रखेंगे हमेशा। क्या तैयार रखेंगे? सबसे पहली बात इस बात को चेक करेंगे कि ग्लूकोज में कौन कौन सा क्रियात्मक समूह पाया जाता है। तो बेटा ग्लूकोज में अगर क्रियात्मक समूह पर देखेंगे, बेटा ये क्रियात्मक समूह आपको याद है कौन सा था? एल्डिहाइड। तो ग्लूकोज का एक समूह है क्रियात्मक समूह जिसको क्या कहते हैं? एल्डिहाइड। दूसरा, अगर ग्लूकोज में मैं अदर चेक करूंगा तो बेटा मेरे पास कई जगह OH लगा है, और OH तो एल्कोहलिक ग्रुप होता है। कितनी जगह एल्कोहलिक ग्रुप है? 5 जगह एल्कोहलिक ग्रुप। क्यों? 4 जगह तो 1 2 3 4 और लास्ट में ये भी तो एल्कोहलिक ग्रुप है। मतलब एक ग्लूकोज का जो फॉर्मूला होता है, मैं इसको रिप्रेजेंट करूं तो ये एक एल्डिहाइड ग्रुप और 5 कैसे ग्रुप रखता है? एल्कोहलिक ग्रुप। ये स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। अभी एक और चीज को चेक करेंगे, ध्यान देने वाली बात है। अभी देखेंगे इस बात को कि जो एल्कोहलिक ग्रुप है वो प्राइमरी कंडीशन पर कितनी जगह पर है और सेकेंडरी कंडीशन पर कितनी जगह पर है। इसको बेटा ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को। कैसे? बेटा लास्ट वाले को चेक करेंगे। बेटा इस कार्बन पर OH जुड़ा है ना, इस OH से जुड़ा हुआ कार्बन अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? ना ना ना, केवल एक कार्बन। पूछेगा ये कार्बन, बेटा क्या ये कार्बन नीचे वाले से जुड़ा है? नहीं, ये दूसरे वाले से जुड़ा है। आपको देखना OH वाला कार्बन ये वाला अन्य कितने कार्बन से जुड़ा है? एक कार्बन जुड़ा है। कौन सा कार्बन? इस वाले कार्बन से। मतलब ये नीचे वाला जो कार्बन है, क्योंकि OH से जुड़ा है, ये प्राइमरी एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है। फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूं, प्राइमरी एल्कोहल होता क्या है मैं बताता हूं। देखो, OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच हुए उस कार्बन को चेक करो कि अन्य कितने कार्बन उस पर जुड़े हुए हैं। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है उसको चेक करते हैं कि कितने कार्बन इसमें से जुड़े हैं। तो आपको इसमें से केवल कितना कार्बन मिलता है? एक। ये भी ये वाला। अब द्वितीयक की पहचान क्या होती है? OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हो उससे जुड़े हुए कितने कार्बन हो? 2 और हो। मैं चेक करूंगा बेटा। अब इस सेकंड वाले को चेक कर रहा हूं मैं। OH इस कार्बन से जुड़ा है, आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं। इस कार्बन से अन्य कितने कार्बन जुड़े हैं? एक ऊपर और एक। अभी आप इस बात को ध्यान से देख के बताओगे कि जो प्राइमरी या जो प्राथमिक एल्कोहल है वो ग्लूकोज के सूत्र में कितनी बार आया है? मात्र एक बार। और द्वितीयक एल्कोहल कितनी बार आया? मैं पढ़ के सुनाता हूं। एक तो ये भी OH, ये OH इस कार्बन जुड़ा, ये भी तो 2 से जुड़ा है, ये वाला भी और ये वाला भी। मैं क्या सोचता हूं, 4 कार्बन ऐसे हैं जो द्वितीयक एल्कोहल ग्रुप को दिखाते हैं, द्वितीयक एल्कोहल को रिप्रेजेंट करते हैं। नहीं समझ पाए इसको? एक कार्बन है जो प्राथमिक एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, और बेटा एक कार्बन है जो एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। तो स्ट्रक्चर से जुड़ी कुछ विशेष बातें जो हमें लिख लेनी चाहिए यहीं पर, ताकि कभी हमसे कोई पूछे कि ग्लूकोज के फॉर्मूले में कितने द्वितीयक एल्कोहल थे या कितने द्वितीयक एल्कोहल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर सकता था। मैंने बताया 4। पूछता है कितना एल्डिहाइड ग्रुप को रिप्रेजेंट किया। एल्डिहाइड ग्रुप का एक और नाम है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह ही 2 प्रकार का था, एल्डिहाइड और कीटोन। तो हमसे पूछेगा कार्बोनिल समूह कितना है? 1। हमसे पूछेगा प्राइमरी एल्कोहल कितने जगह से रिप्रेजेंट होगा? 1 जगह से रिप्रेजेंट होगा। तो जो स्ट्रक्चर के विषय में थोड़ी सी इंपॉर्टेंट चीज है उसको लिखेंगे। तो संरचना के विषय में फर्स्ट नंबर लिखेंगे ग्लूकोज या ग्लूकोज, दोनों सेम चीज है। 6 कार्बन परमाणु वाला कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट है ये पहला बेटा इसका स्ट्रक्चर से रिलेटेड। इसमें एक कार्बोनिल समूह, एक कार्बोनिल समूह, और बेटा वो भी कार्बोनिल समूह कौन सा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड है। अभी हमसे पूछेगा कि थर्ड नंबर, तो हम बताएंगे इसमें 5
एल्कोहलिक समूह उपस्थित हैं, एल्कोहलिक समूह उपस्थित हैं, ऐसा लिख सकते हैं या हैं भी लिख सकते थे। अभी ये बताएंगे प्राइमरी एल्कोहल कितनी जगह कितने कार्बन रिप्रेजेंट करते हैं और कितनी जगह सेकेंडरी एल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन होता है। इनमें प्राइमरी या 1 डिग्री एल्कोहल एक कार्बन द्वारा प्रदर्शित होता है, प्रदर्शित होता है। अभी बेटा 5th नंबर पर चेक करें तो सेकेंडरी एल्कोहल मुझे कितनी जगह पे मिला था, 4 जगह पर, तो हम उसको भी लिखेंगे। इसमें कर लेते हैं 4 द्वितीयक एल्कोहल वाले कार्बन पाए जाते हैं, पाए जाते हैं। तो बेटा ये हो गया स्ट्रक्चर से कुछ जुड़ी बातें जो आपको पता होनी चाहिए थी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कार्बन परमाणुओं की व्यवस्था क्या है। इसको नोट कर लेते हैं।